अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम इन्फेक्शियस मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी कर रहे हैं। तो इन्फेक्शियस मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी में हम ऑलरेडी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स कर चुके हैं। अब जो हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हमारे बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हुए होते हैं, एक 50S इनहिबिटर्स और एक 30S इनहिबिटर्स। 30S इनहिबिटर्स में सिर्फ और सिर्फ दो ही ड्रग्स आती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स। इन दोनों पे ही डिटेल लेक्चर्स में ऑलरेडी बना के पोस्ट कर चुकी हूँ। अब हम कर रहे हैं 50S इनहिबिटर्स। 50S इनहिबिटर्स में हमारे पास क्लोरामफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन, मैक्रोलाइड्स ये ड्रग्स आती हैं, जिसमें से हम क्लोरामफेनिकॉल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम क्लिंडामाइसिन पढ़ेंगे। तो क्लिंडामाइसिन क्या है? क्लिंडामाइसिन हमारी 50S सिंथेसिस इनहिबिटर है। वैसे क्लिंडामाइसिन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिंडामाइसिन के रिलेटेड एक MCQ बहुत ज़्यादा आता है, वो इसका टॉक्सिसिटी का। वो ये है कि अगर आप किसी पेशेंट को क्लिंडामाइसिन देते हो ना, तो उसमें 50 to 60% चांसेस होते हैं कि उसको सुपर इन्फेक्शन हो जाए क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल आप माइक्रो में पढ़ेंगे कि जब भी किसी बंदे को क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल होते हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा मोशंस होने शुरू हो जाते हैं, और जो मोशंस होते हैं ना उसकी बड़ी येलो वाइट सी अपीयरेंस होती है। तो आपसे सिनेरियो देके यही पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग की वजह से पेशेंट को येलो वाइट मोशन होने शुरू हो जाते हैं या सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाता है, तो इसका आंसर क्लिंडामाइसिन आता है। तो क्लिंडामाइसिन के बारे में यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। हम आगे जाकर उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ये मैं बार बार हर लेक्चर में दिखा रही हूँ कि सेल वॉल के जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं वो कैसे डिवाइड हुई हुई हैं, कैसे क्लासीफाई हुई हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स आते हैं, इसमें हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, और इसमें हमारे पास पेनिसिलिन है, सेफलोस्पोरिन है, कार्बापेनम है, मोनोबेक्टम है जिसको एस्ट्रियोनम भी कहते हैं। इसके अलावा वेनकोमाइसिन और बेसिट्रेसिन भी है। अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की बात करें तो वो वही मैंने पहले बताया कि 30S इनहिबिटर और 50S इनहिबिटर्स होते हैं। 30S इनहिबिटर्स में वी हैव टेट्रासाइक्लिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एंड 50S इनहिबिटर्स में वी हैव मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, और यही तीन हमारी मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी लिनिसोलिड, स्पेक्ट्रोग्राम्स दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज अदर्स, राइट। तो आज हम क्लिंडामाइसिन कर रहे हैं। फिर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, इन पे भी हमारे डिटेल लेक्चर्स अभी पोस्ट होंगे। फिर हमारे पास DNA गायरेस है जिसमें हमारे पास क्विनोलॉन्स है, इसकी भी डिटेल वीडियो आएगी। और हमारे पास RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर में वी हैव रिफेम्पिन, और रिफेम्पिन बेसिकली एंटी-TB ड्रग में आता है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस का कौन सा टॉपिक? प्रोटीन सिंथेसिस का हमारा है क्लिंडामाइसिन वाला टॉपिक, ठीक है। अगर हम क्लिंडामाइसिन की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो बहुत इजी सी है। आप इसको ओरली देते हो, और जब आप उसकी ओरल एब्जॉर्प्शन जब आप ओरली ले लेते हो तो जब वो एब्जॉर्ब होती है तो टिश्यूज़ में अच्छी खासी एंटर हो जाती है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, यानी लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती है और हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है यूरिन या बाइल से। ये बेसिकली बाइल लिखा हुआ है, ठीक है। यूरिन और बाइल से वो एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस हमारी मिथाइलेशन की वजह से होती है। अब बेसिकली जो हमारी क्लिंडामाइसिन है वो 50S इनहिबिटर है। तो यानी जो 50S वाला राइबोसोम है, 50S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, उस पर जाके बाइंड होगी क्लिंडामाइसिन। तो अगर इसकी बाइंडिंग साइट पे ही मिथाइलेशन हो जाएगी तो फिर क्लिंडामाइसिन वहाँ बाइंड नहीं हो पाएगी और आगे काम नहीं कर पाएगी। दूसरा मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस का पुअर पेनिट्रेशन। बेसिकली जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव एरोब्स होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं कि क्लिंडामाइसिन को एंटर ही नहीं होने देते। तो जब क्लिंडामाइसिन बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही नहीं होगी तो कैसे काम करेगी, ठीक है। तो ये इसके दो मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस के। अब इधर आ रहे हैं यानी क्रॉस रेजिस्टेंस विद क्लिंडामाइसिन एंड मैक्रोलाइड्स। तो यस, अब क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होते हैं मैं डिटेल में पेनिसिलिन वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। देखिए हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल दो कंपाउंड्स है, एक कंपाउंड का नाम है A और दूसरे कंपाउंड का नाम है B। मेरी बॉडी एलर्जिक है कंपाउंड A से, बट कंपाउंड A और B एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। तो जब मेरी बॉडी में कंपाउंड B आएगा तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ भी एलर्जी दिखाएगी। तो ये क्रॉस रेजिस्टेंस हो गई। लाइक मेरी बॉडी एलर्जिक तो कंपाउंड A से थी, बट क्योंकि A और B का स्ट्रक्चर सेम है तो जब B मेरी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो तब B से भी मेरी बॉडी एलर्जी शो कराएगी। यहाँ पे भी यही है कि हमारे पास क्लिंडामाइसिन और मैक्रोलाइड्स का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। तो अगर कोई पेशेंट मैक्रोलाइड्स के खिलाफ एलर्जी दिखा देता है, हाइपर सेंसिटिविटी दिखा देता है,
तो उस पेशेंट में क्लिंडामाइसिन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है। और अगर किसी में क्लिंडामाइसिन के खिलाफ एलर्जी होती है तो उस बंदे में आप मैक्रोलाइड्स भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये MCQ आता है कि एक बंदा है उसको मैक्रोलाइड्स दी। मैक्रोलाइड्स बेसिकली क्या होते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, एरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन वगैरह होते हैं। तो कह रहे हैं कि MCQ आता है कि एक पेशेंट उसको मैक्रोलाइड्स दे दी मगर उसको फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखना शुरू हो गया, तो क्या आप उस पेशेंट में क्लिंडामाइसिन दे सकते हो? तो आप लिखते हो नो। क्यों? क्योंकि क्लिंडामाइसिन और मैक्रोलाइड्स की आपस में क्रॉस रेजिस्टेंस है। इसी तरह पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन की भी क्रॉस रेजिस्टेंस थी, मगर पेनिसिलिन और एस्ट्रोएनम की क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं थी। तो ये MCQ वाले पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। यूजेस क्या होते हैं? यूजेस ऐसे जिसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कम्युनिटी एक्वायर्ड मेथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस में दे देते हो, न्यूमोसिस्टाइटिस में दे देते हो। जो इसका इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है ना यूजेस के एस्पेक्ट में, वो ये है कि क्लिंडामाइसिन एंडोकार्डाइटिस के प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस मतलब अभी बीमारी हुई नहीं है, पहले से ही एहतियाती तदाबीर फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो अगर एंडोकार्डाइटिस के प्रोफाइलैक्सिस के लिए कोई ड्रग देनी है तो आप क्लिंडामाइसिन दे सकते हो। वैसे नॉर्मली एंडोकार्डाइटिस के प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप पेनिसिलिन देते हो, बट ऑब्वियसली अगर कोई पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो आप उसको दूसरी ड्रग दोगे, और वो दूसरी ड्रग क्या है? क्लिंडामाइसिन है। इसी तरह हमारे पास एड्स रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए भी आप क्लिंडामाइसिन दे सकते हो, बट एड्स रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्लिंडामाइसिन देते वक्त आप एक और ड्रग का कॉम्बिनेशन दे देते हो विच इज़ पायरीमिथामीन। पायरीमिथामीन हमारा फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो क्लिंडामाइसिन प्लस पायरीमिथामीन मतलब इन दोनों ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए आप एड्स रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मोसिस को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट स्लाइड है, वो है हमारी टॉक्सिसिटी की। तो टॉक्सिसिटी में हमारे पास क्या क्या आता है? टॉक्सिसिटी में हमारे पास वही नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, GI डिस्ट्रेस, स्किन रैश, यानी हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की तरह से भी एलर्जीज़ आपको दिखेंगी इसमें। न्यूट्रोपीनिया है, हेपेटिक डिसफंक्शन है, साथ ही साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये MCQ है, ये माइक्रोबायोलॉजी का भी MCQ है, ये हमारी फार्माकोलॉजी का भी MCQ है। बार बार पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल को मतलब क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन कराती है, कौन सी एंटीबायोटिक है जो सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराती है? तो इसका आंसर सिर्फ एक है, क्लिंडामाइसिन। ये वाली बात आप याद करके रख लें कि कौन सी ड्रग है जो सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराती है या क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का सुपर इन्फेक्शन कराती है, तो वो है हमारा क्लिंडामाइसिन। देखो, C से कोलाइटिस, C से क्लिंडामाइसिन, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है।